बंधकों पर रेड क्रॉस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बंधकों की अदला बदली में मदद के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस तैयार है। मदद के संबंधित देशों के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। यह भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि समझौते का हिस्सा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस के डॉक्टर्स जो हैं वो गाजा के इलाके के अंदर विजिट कर सकेंगे। हम समझौते की बातचीत का हिस्सा नहीं है, ये रेड क्रॉस की तरफ से साफ कर दिया गया है। साथ ही बंधकों की रिहाई आसान बनाने में हमारी भूमिका होगी, ये भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो कि मानवीय सहायता पहुंचाने का एक जरिया है, उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हमने आपको बताया। और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगा मैं। जनरल सिन्हा, ऐसे में बड़ा सवाल इस चीज को लेकर बरकरार है कि आखिर आईडीएफ ने अभी तक जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, वो कह रहा है कि हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, ऑपरेशन तो तभी रुकेगा। लेकिन हमास का खात्मा कितना मुमकिन, कितना मुश्किल? जनरल सिन्हा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जनरल सिन्हा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत फेंट सुन पा रहा हूं, आप बोले प्लीज। जी, मेरा सवाल सीधा यही कि हमास का खात्मा कितना मुश्किल, कितना मुमकिन? देखिए, हमास की मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसका खात्मा तो पॉसिबिलिटी है ही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सोच को आप नहीं बदल सकते, तो सोच क्या है? सोच को तो बदलना पड़ता है। उनकी सोच है कि कोई भी यहूदियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कहते हैं कि उनको जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है, यही सोच है हमास का। मगर मिलिटरली तो देखिए उनका जाना तय है, क्योंकि जिस तरह से गाजा पट्टी में 46 डेज के चीजें चली हैं वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे आपने कहीं देखी नहीं। मैं तो मिलिट्री हिस्ट्री को भी देखता हूं और 40 साल का तजुर्बा भी है। ये तो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से किया गया है और छोटा इलाका है। बताइए, 200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ये ऑपरेशन 41/10 में चल रहा है। आपने 46 तक अभी तक इतने टाइट सीज रखी है, तो वो मेरे ख्याल से इजराइल छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये बंधकों का जो चल रहा है अदला बदली या कुछ मूव फॉरवर्ड है, ये लोग लगे हुए थे 46 डेज में। देयर इज अ प्रेशर, इसलिए वॉर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ये देखना पड़ेगा कैसे अनरोल होता है। हमास इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। क्या इस 4 दिन के अंदर में वो रिऑर्गेनाइज, यदि कहीं से वो निकल पाता है, चाहे वो बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो पूरा पीस प्लान है, ये जो समझौता है, ये रोल कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है। विशाल पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है, दबाव दोनों तरफ है, लेकिन इजराइल के सामने क्या चुनौती और हमास किस तरीके से इसके अंदर डील बनाने की कोशिश करेगा ताकि ये संघर्ष विराम ज्यादा लंबा हो सके? देखिए प्रणय, इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो भी बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको सुरक्षित इजराइल वापस लाया जा सके, क्योंकि जिस दौरान मैं इजराइल में था उस दौरान भी काफी प्रदर्शन हो रहे थे। परिवार के लोग लगातार तल अवीव में सरकार से यह मांग कर रहे थे कि उनके परिवारजनों को वापस लाया जाए। पहला दबाव इजराइल की सरकार पर यही है, बंधकों को सुरक्षित वापस लाना। दूसरा दबाव, क्योंकि इजराइल की जनता के बीच गुस्सा बहुत ज्यादा है इस बात को लेकर कि हमास ने जिस क्रूरता और बर्बरता के साथ में 7 अक्टूबर को हमला किया, उसका पूरी तरह से बदला इजराइल को लेना है। हालांकि देखिए, 46 दिन के दौरान उत्तरी गाजा में जिस तरह से हवाई हमले हुए, ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया इजराइल की तरफ से, उससे बहुत कुछ हमास का जो नेटवर्क था उसे खत्म किया है। लेकिन अभी भी जो मेन ऑपरेटिव हैं, जो मुख्य तौर पर यहां पर हमास की तरफ से आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और जो सुरंगें हैं, वो कितना अभी तक इजराइल ध्वस्त कर पाई है, यह एक बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है। यानी एक तरफ जहां बंधकों को वापस लाना, तो वहीं दूसरी तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करना। इजराइल की जनता के बीच इसको लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। इजराइल की जनता बदला पूरी तरह से लेना चाहती है। तो ये इजराइल की चुनौतियां हैं। लेकिन इस बीच में जब बंधकों की अदला बदली होगी, रिहाई होगी, तो क्या फॉर्मूला आगे रहेगा और क्या ये फॉर्मूला आगे बढ़ता रहेगा? 4 दिन के बाद क्या युद्ध विराम को लेकर कोई और मध्यस्थता होगी? क्या ये विशाल, ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या रीजन चलेगा या केवल अभी जो रेटोरिक सुनाई दे रहे हैं वहीं पर मामला अटका रहेगा। एम्बेसडर वोरा, मैं छोटी सी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर केवल मसला इजराइल और हमास के बीच का होता तो शायद सुलझ भी जाता, कोई बात बनती। इसमें तीसरे देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पर्दे के पीछे से ईरान भी है, इसमें पर्दे के पीछे से अमेरिका भी है, इसके अंदर कतर भी है, इजिप्ट भी है और अन्य देश भी इसके अंदर शामिल हैं, चाहे रूस की बात की जाए, चाहे चीन की बात की जाए। ये जो थर्ड पार्टीज हैं, इनकी कितनी सक्रियता, कितनी भूमिका होगी? क्या इनकी भूमिका से ये जो चैलेंज है ये बढ़ने जा रहा है या फिलहाल सुलझने का रास्ता निकलता है?
थर्ड पार्टी सपोर्ट के बिना हमास कुछ नहीं कर पाता है, ये तो आप सब जानते हैं। हथियार उसके पास जो है, टेक्नोलॉजी जो उसके पास है, ट्रेनिंग जो उसके पास है, सब ईरान से मिली है। एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा सर, ईरान इंस्पायर्ड प्रॉक्सी वॉर, उसकी जगह अब आ गया है अमेरिकन इंस्पायर्ड प्रॉक्सी पीस। और कितनी देर तक ये शांति रहती है ये आप खुद देख लीजिएगा। मेरा मानना यह है कि हूथी कुछ करेंगे, ईरान के कोई और प्रॉक्सीज कुछ करेंगे, हिजबुल्लाह कुछ करेगा और ये पीस डील फिर हवा में उड़ जाएगी। जी न्यूज़।